नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस में जब बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय एक एक साइड में असेट शो करते हैं, एक साइड में लायबिलिटी शो करते हैं। असेट एंड लायबिलिटी ये बैलेंस शीट के मेन पार्ट है। तो जो असेट एंड लायबिलिटी है उसकी वैल्यूएशन करनी होती है। वेरिफिकेशन भी होता है, वैल्यूएशन भी होता है, एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इज ए पार्ट ऑफ ऑडिटिंग इटसेल्फ। ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इटसेल्फ। सो आइए देखते हैं ये वैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी कैसे होती है। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है जान लेना कि ये दोनों टर्मिनोलॉजी है क्या। असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। जो लोग अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड रखे हैं, उनको तो असेट एंड लायबिलिटी समझ में आ रही होगी। कॉमन मैन के लिए क्या है, आप ये समझ लीजिए कि हम लोग, कंपनी तो कंपनी होती है, इंडिविजुअल के पास भी कुछ एसेट होते हैं, कुछ लायबिलिटी होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, हमारे पास एक मोबाइल है। मोबाइल आज के डेट में सबके पास है। तो मोबाइल असेट होगा कि लायबिलिटी होगी। असेट को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति और लायबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व, देनदारियां। असेट जो है वो संपत्ति है, लेनदारियां है। लायबिलिटी जो है दायित्व है, देनदारियां हैं। तो मोबाइल हमारे पास, हमने अपने पैसे से मोबाइल खरीदा है, तो वो मोबाइल क्या हुआ, असेट हुआ कि लायबिलिटी हुआ। तो असेट और लायबिलिटी का जो डिटर्मिनेशन है, इसको करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझने पड़ेंगे कि पर्पस क्या है उस आइटम का। जो मोबाइल हमने लिया है किस पर्पस से लिया है। अगर बातचीत करना है, कम्युनिकेशन करना, व्हाट्सएप चैट करना है, यूट्यूब देखना है, फेसबुक देखना है, एंटरटेनमेंट करना है, म्यूजिक एंड वीडियो, तो ये लायबिलिटी है। ये असेट नहीं है, ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये सब देखने के लिए आपने एट ए टाइम 10,000 20,000 का जो आपने मोबाइल ले लिया है, उसमें एवरी मंथ 100 रुपीज़ से लेकर के 1000 रुपीज़ के बीच में आपको रिचार्ज कराने पड़ेंगे। जिस दिन आपने मोबाइल खरीद लिया उस दिन से हर महीने उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए। कभी रिचार्ज के नाम पे, कभी उसके टेम्पर्ड ग्लास के नाम पे, कभी उसके कवर के नाम पे, कभी उसका चार्जर काम नहीं कर रहा है, कभी उसका ईयरफोन ठीक से काम नहीं कर रहा, कभी ब्लूटूथ वगैरह के लिए। सो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मोबाइल जिस दिन से आई है उस दिन से आपके पॉकेट से पैसे निकालना उसने शुरू कर दिया है। तो जब आपके तरफ से देनदारियां बनती जाती हैं तो लायबिलिटी कहलाती है। क्या मोबाइल असेट भी हो सकता है? हाँ जी, असेट हो सकता है। असेट वैसे टर्म में हो सकता है कि मोबाइल को हम यूज तो कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए, गेन करने के लिए। और एज ए इंडिविजुअल अगर हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और अगर उसमें कुछ गेन है, मोनेटाइजेशन अगर कुछ है, तो ये असेट हो गया।
असेट का मतलब कि इससे हमें कुछ इनकम हो, एक तरह का इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिससे अगर मुझे कुछ इनकम है तो इसको असेट में कहेंगे। और कुछ ऐसे खर्चे जिसमें हमें देनदारियां बढ़ जाती हैं, हर महीने हमें एक रूटीन पर हमें कुछ पे करने पड़ेंगे, लायबिलिटी बन गई। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल कार रखना एक आम बात हो गई है। सो हमारे पास कार है घूमने फिरने के लिए, आउटिंग के लिए, सैटरडे संडे लोनावाला जाने के लिए, माथेरम जाने के लिए, ये लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी इसलिए है कि जिस दिन से हमने कार ले लिया, उसका फ्यूल, चाहे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, चार्जिंग जो भी हो, फ्यूल एक्सपेंसेस उसके बढ़ गए, शायद एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, एवरी ईयर आपको इंश्योरेंस कराने हैं, और उसके बाद से टाइम टू टाइम उसमें रिपेयर वगैरह लगे रहते हैं। सो ये एक लायबिलिटी हो गई। दूसरा एग्जांपल, उसी कार को अगर यूज हम चेंज करते हैं, कार हमने लिया और हमने उसको हायर पर, रेंट पर दे दिया, चाहे टैक्सी के रूप में दे दिया किसी को, जिससे मुझे पर महीने कुछ 30,000 मिल रहा है। हमने कार लिया, टाटा सोमो लिया, स्कॉर्पियो लिया, और उसको हायर में हमने दे दिया, रेंट पर दे दिया, टैक्सी के रूप में दे दिया, किसी कंपनी को हमने दे दिया। वो कंपनी उसको यूज कर रही है एंड एवरी मंथ हमें 30,000 50,000 रुपये दे रही है। इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो यहाँ पर असेट जो है, कार जो है असेट हो गया। और अगर सिर्फ खर्चे हो रहे हैं तो लायबिलिटी हो गई। लेकिन जब कंपनी उसको यूज करेगी तो कंपनी उसको प्रॉफिट के रूप में यूज कर रही है ना। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने अपना आलिशान महल घर बना लिया है रहने के लिए, तो और एक बिल्डिंग बना लिया हमने अपने बिजनेस चलाने के लिए। तो जब बिल्डिंग बना रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, दैट बिल्डिंग फैसिलिटेट्स टू रन द बिजनेस, वो बिल्डिंग जो है फैसिलिटेट कर रही है अर्निंग के लिए। तो जब अर्निंग के लिए फैसिलिटेट करेगी तो वो असेट हो गया। और सिंपली कोई घर बना लिए अपने रहने के लिए, वो लायबिलिटी हो गई। टाइम टू टाइम उसमें कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस आएंगे, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए क्या करना, असेट एंड लायबिलिटी, एक आइटम किसी के लिए असेट हो सकता है, दूसरे के लिए वो लायबिलिटी हो सकती है। तो क्लियर कट शब्दों में हम ये समझें कि जिस किसी भी वस्तु से हमारे पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, जिस किसी भी वस्तु से, आइटम से हमारे पॉकेट में पैसे आ रहे हैं, असेट हुआ। और जिस किसी भी वस्तु से, आइटम से हमारे पॉकेट से पैसे जा रहे हैं या जाने वाले हैं, लायबिलिटी हो गई। इनकम हो रहा है या होने वाला है, असेट हो गया। एक्सपेंडिचर हो रहा है या होने वाला है, लायबिलिटी हो गई। राइट। सो बैलेंस शीट में वही दो पार्ट होते हैं, असेट होते हैं, लायबिलिटी होती है। असेट का मतलब दैट कंपनी ओन्स, दैट कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है। लायबिलिटी आर बट यू हैव ओन अदर पार्टी, अगर किसी से लोन आपने लिया उसको लौटाना है ना, तो लायबिलिटी हो गई। उसके साथ इंटरेस्ट भी लौटाना है, लायबिलिटी हो गई। कुछ उसके साथ कन्वेनियंस चार्जेस होंगे, वो भी लौटाना है, लायबिलिटी हो गई। ठीक है। सो मोटे मोटी तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी की अपनी संपत्ति है उसको असेट कहेंगे, और जब किसी दूसरे पार्टी की संपत्ति जो कंपनी के पास है उसको लायबिलिटी कहेंगे।
जब आइटम से मनी हमारे पॉकेट में, कंपनी के पास अर्निंग होती है, इनकम होती है, उसको असेट कहेंगे। और जो आइटम कंपनी का मनी जो है बाहर निकाल रहा है, किसी दूसरे की देनदारी के लिए बना रहा है, चाहे बनेगा, लायबिलिटी कहते हैं। असेट जो होता है वो कंपनी की वैल्यू को बढ़ा देता है, लायबिलिटी जो होती है वो कंपनी की वैल्यू को घटा देता है। असेट क्या होगा? कंपनी की वैल्यू बढ़ा देगा। हमारे पास 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 बिल्डिंग्स को हमने, उसमें से 5 को हमने रेंटेड आउट कर दिया, 5 में अपने बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम किसी से रेंट लिए हैं, बिल्डिंग लिए हैं, और हम एवरी मंथ उसको रेंट दे रहे हैं, तो एक लायबिलिटी हो गई। रेंट फिक्स हो गया है कि हर महीने मुझे उसको देना ही है, वो एक लायबिलिटी हो गई है। सो असेट एंड लायबिलिटी में मुख्य फर्क यही समझना है कि जहां पर मनी जो है कंपनी के पास आ रही है, असेट है, मनी कंपनी से बाहर जा रही है, लायबिलिटी है। राइट? सो एक कैटेगराइजेशन इन जनरल किया जाता है, इन जनरल एक कैटेगराइजेशन किया जाता है कि असेट में क्या क्या आते हैं? कैश, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, रियल एस्टेट, कंपनी ओन्ड व्हीकल्स, ये सब असेट में काउंट होते हैं। कंपनी ओन्ड व्हीकल की जब बात करते हैं तो उस व्हीकल को बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, अर्निंग पर्पस के लिए उसको यूज किया जा रहा है, उससे गुड्स मंगाए जा रहे होंगे, गुड्स सेंड किए जा रहे होंगे। चाहे कंपनी के जो हेड ऑफिशियल्स हैं उनको फैसिलिटेट कर रही होगी बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। जब लायबिलिटी की बात करेंगे तो बैंक डेट होते हैं, मोर्गेज डेट होते हैं, मनी ओन टू सप्लायर होते हैं, वेज ओन्ड होते हैं, टैक्सेस होते हैं, ये सब क्या है? लायबिलिटी है। इनसे हमारे पैसे बाहर निकलते हैं। राइट? सो लायबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी owes, usually a sum of money. Liability are settled over time through the transfer of economic benefits including money, goods and services. बहुत बड़ी कंपनी चलानी है, 100 करोड़ का बिजनेस चलाना है, 50 करोड़ अगर मार्केट से लिया गया है तो वो लायबिलिटी है। 50 करोड़ हमने अपना लगाया है, वो कैश है, तो असेट हो गया। लेकिन अगर किसी और से लेकर के और उसको हमने बिजनेस में लगाया है, वो लायबिलिटी हो गई, क्योंकि उसको हमें लौटाना है। इनफैक्ट अगर कंपनी है तो कंपनी में मैं अपना इंडिविजुअली 50 करोड़ लगाता हूं तो कंपनी के अकाउंट में वो भी लायबिलिटी में ही आएगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं और कंपनी एक फिक्सिशियस एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है। सो कंपनी को हमने दिया है, वैसे मैं कंपनी का मालिक हूं, लेकिन कंपनी को हमने दिया है, कंपनी से मैं उसे लूंगा अलग अलग तरीकों से। ठीक है? सो लायबिलिटी इज समथिंग दैट इज ओन्ड टू समबडी एल्स। लायबिलिटी कैन ऑल्सो मीन ए लीगल और रेगुलेटरी रिस्क और ऑब्लिगेशन। अगर किसी से पैसा लोन लिए हैं तो उसको इंटरेस्ट लौटाने पड़ेंगे, कुछ पेपर चार्जेज होते होंगे वो लौटाने पड़ेंगे। इन अकाउंटिंग कंपनीज बुक लायबिलिटीज इन अपोजिशन टू एसेट्स। सो कैश, ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक तरफ असेट होता है, एक तरफ लायबिलिटी होती है, और ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया है कि असेट एंड लायबिलिटी दोनों बराबर होती है, इक्वल होती है। अगर 100 करोड़ असेट होगा तो 100 करोड़ लायबिलिटी होगी। ये पेक्युलरिटी है, धीरे धीरे इसको समझेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर obligations listed on the balance sheet not due for more than a year. सो क्या करते हैं, असेट की भी वेराइटी हो जाती है और लायबिलिटीज की भी वेराइटी हो जाती है। राइट? आइए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें समझ लेते हैं असेट एंड लायबिलिटी में। So asset are items possessed by a business that will provide it benefit in future. So asset
क्या होते हैं? वैसे आइटम, कंपनी के पोसेशन में वैसे आइटम जो कंपनी के लिए फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करने वाले हैं, वो असेट कहलाते हैं। लाइबिलिटीज आर आइटम्स दैट आर ऑब्लिगेशंस फॉर अ बिजनेस। लाइबिलिटी क्या है? बिजनेस एंटिटी के लिए एक उत्तरदायित्व है, उनको फ्यूचर में पे करना है। इम्पैक्ट ऑन डिप्रिसिएशन, असेट्स आर डिप्रिसिएबल इन नेचर। एक कार हमने ले लिया कंपनी को चलाने के लिए, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, कुछ समय के बाद से उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। कंप्यूटर ले लिया हमने कंपनी के लिए, उसका एक लाइफ सर्कल है, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद से वो ऑब्सोलीट हो गया। सो असेट जो होते हैं वो डिप्रिसिएबल होते हैं। लाइबिलिटीज नॉन डिप्रिसिएबल है। अगर किसी से हमने 100 करोड़ लिया है, उसको 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट हमें लौटाना है, उसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता है। सो असेट जो है डिप्रिसिएबल है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला यह है कि असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, और इसी को ट्विस्ट कर दीजिए तो लाइबिलिटी जो होगी असेट माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी है। इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो, सो असेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ कैश फ्लो फॉर ए बिजनेस। असेट तो चाहिए ना, असेट के बेसिस पे तक बिजनेस होने जा रहा है, उसी से तो कैश फ्लो होगा। सो कैश फ्लो का मतलब इनवर्ड। लाइबिलिटी क्या होती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से बाहर पैसे जाएंगे, टैक्स पे करना है, बिजनेस से बाहर पैसे गए, वो हमने आइटम सेल किया और उसका पैसा आना है, वो कंपनी में आए। टैक्स पे करना है, जीएसटी हमेशा पे करना है, आईजीएसटी पे करना है, बाहर गया वो। डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये, जैसे असेट जो होंगे टेंजिबल भी होंगे, इनटेंजिबल भी होंगे, करेंट होंगे, नॉन करेंट भी होंगे। टेंजिबल इनटेंजिबल हम आपको बता देते हैं। कुछ वस्तुएं दृश्य होती हैं और कुछ असेट अदृश्य होते हैं। मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ये सब दृश्य है। लेकिन एक रेपुटेशन जो अदानी ने कमा लिया है, रिलायंस ने कमा लिया है, पतंजलि ने अर्न कर लिया है। हम जैसे जाते हैं कहीं पर खरीदने के लिए, क्या चाहिए? पतंजलि का आटा चाहिए। क्यों? गुडविल अर्न किया है, रेपुटेशन अर्न किया है। उससे कम पैसे में मिस्टर एबीसीडी का आटा होगा। आई एम नॉट श्योर कि वो अच्छा होगा कि अच्छा नहीं होगा, इसलिए आई विल नॉट प्रीफर दैट। सो वो जो गुडविल है, वो जो रेपुटेशन है, दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर। उसको देख नहीं सकता, अदृश्य है वो, लेकिन है, प्रॉपर्टी तो है ना। लाइबिलिटी के डिफरेंट टाइप्स क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी उसको कहते हैं जो एक 1 ईयर में फुलफिल करना होता है। नॉन करेंट लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर का होता है, राइट। सेट के क्या एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कैश, अकाउंट रिसीवेबल, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, ये सब असेट के हो गए एग्जाम्पल। लाइबिलिटी क्या हो सकते हैं? अकाउंट्स पेएबल आउटसाइड, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड, डिफर्ड रेवेन्यू, ये सब असेट एंड लाइबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपका चैनल इसी के जी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो असेट एंड लाइबिलिटी है, क्या इनके वैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं? और हम ये क्यों जानना चाहें कि उनके वैल्यू में चेंजेस होते हैं? असेट एंड लाइबिलिटी जो है, कंपनी ने 50 कार खरीद लिया, से 50 करोड़ में, 50 करोड़ में 50 कार हमने खरीद लिया, तो हमारे लिए कंपनी को यूज करने के लिए, उससे हम प्रॉफिट, उससे हम गेन करने के लिए खरीदे हैं, उससे हम बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए खरीदे हैं।
तो हमारे लिए वो असेट हो गया है। क्या 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? हर साल बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट के बेसिस पर ही कंपनी का साउंडनेस डिसाइड किया जाता है, लोन डिसाइड किए जाते हैं, टैक्सेस डिसाइड किए जाते हैं। तो बैलेंस शीट तो इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें जो एसेट एंड लायबिलिटी है, हमने 50 कार खरीद लिए 50 करोड़ रुपए में, 5 साल बाद क्या सेम वैल्यू रहेगा? और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कंपनी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, उसमें हमने 100 कंप्यूटर्स खरीद लिए। 3 साल बाद क्या उस कंप्यूटर की वही वैल्यू रहेगी? इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि असेट्स आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। असेट का डेप्रिसिएशन होता है, उसका मूल्य ह्रास होता है, वैल्यू उसकी घटती है। 5 साल बाद वो कंप्यूटर शायद 0 रुपीस का हो गया होगा, ऑब्सोलीट हो गया होगा। अगर 25% के हिसाब से डेप्रिसिएट हो रहा है तो 4 साल बाद उस कंप्यूटर का वैल्यू 0 हो गया होगा। भले वो यूज में आता हो नहीं आता हो, दैट इज अनदर। बुक वैल्यू उसका 0 हो गया। उसको बेचने जाएंगे, कोई खरीदेगा नहीं। आप यूज कर रहे हैं तो कीजिए। उसी तरीके से कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपीस कहीं से लोन लिया है, या तो शॉर्ट टर्म लोन लिया है, नहीं तो लॉन्ग टर्म लोन लिया है। अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है, 5 साल के बाद से उसको पेएबिलिटी शुरू होती है, तो 100 करोड़ का जो लोन लिए थे वो अभी भी 100 करोड़ ही है क्या? या उसमें 10 करोड़ 20 करोड़ इंटरेस्ट ऐड हो गया? ये जानना जरूरी है। कंपनी के हेल्थ के लिए ये जानना जरूरी है कि जो एसेट एंड लायबिलिटी है उनके पास, उनका एज ऑन डेट वैल्यू क्या है, और उसी को वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कहा जाता है। आपके पास जितने भी एसेट हैं, आपके पास जितनी भी लायबिलिटी हैं, उनको वैल्यूएशन करना है। इस ईयर में मेरे इनकम जो है वो 20 लाख है, मेरे शेड्यूल्ड एक्सपेंसेस जो है वो 10 लाख है। तो इसका मतलब कि +10 में हम चल रहे हैं। सडनली हम रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद से हमारा सैलरी कम हो जाता है, और हमने जो होम लोन लिया था, कार लोन लिया था, कंप्यूटर लोन लिया था, वो महंगे महंगे एप्पल मोबाइल लोन ले लिए थे, उसका तो आउटफ्लो रहेगा ना। तो वो इम्पैक्ट करेगा हमारे कैपिटल पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे सिंगल एंटिटी पे। इसलिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी की जाती है, एवरी ईयर की जाती है, एंड दैट इज डन बाय ऑडिटिंग। ऑडिट टीम जो होती है उनकी वैल्यूएशन करती है। सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज ए critical aspect of the auditing process, as it ensures that a company's financial statement provides a true, fair views of its financial position. अगर हमने 50 करोड़ में 50 कार 5 साल पहले खरीदा था, अगर आज भी मैं उसका वैल्यू 50 करोड़ ही लिखता हूं, तो ये पिक्चर नहीं होगा कंपनी का। आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही, उसमें डिप्रिसिएशन हो गया होगा, और नहीं तो शायद कोई यूनिक आइटम हो। गोल्ड हमने खरीदा, अगर 5 साल पहले हमने गोल्ड खरीदा कुछ 25,000 के रेट में, और 5 साल बाद आज कुछ 75,000 का रेट हो गया, एप्रिसिएशन हो गया। तो आप उस वर्ष में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा डिप्रिसिएशन हुआ है कि एप्रिसिएशन हुआ है, मेरी कंपनी का पोजीशन क्या है, मेरे इंडिविजुअल का पोजीशन क्या है। ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द एसेट एंड लायबिलिटीज are properly valued and disclosed in accordance with the relevant accounting standard and regulation. So मनमानी वाली चीज नहीं होती है। उसके लिए क्या है, रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स है, रेगुलेशंस है, उसके अनुसार उसको डिसाइड किया जाता है।
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डीओपीटी ने सर्कुलर इशू किया है कि कंप्यूटर लैपटॉप इनकी जो है 25% पर ईयर इनका डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब कि 4 साल के बाद से उसकी वैल्यू जीरो। वैल्यूएशन करेंगे ना, वैल्यूएशन करेंगे कि 4 साल के बाद से इसकी वैल्यू जीरो हो गई, उसके बाद से आपको यू गो फॉर परचेज। एवरी ईयर 31 मार्च के डेट में हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं, हर डिपार्टमेंट में करते हैं, करके उसको भेजते हैं, फाइनेंस वाले को पता है। सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड, एज फार एज बिजनेस एंटिटी इज कंसर्न्ड, राइट। इसके बेनिफिट क्या क्या है, मैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट क्यों करूं? हाँ, सो वैल्यूएशन ऑफ एसेट करने के जो इंपॉर्टेंस है वो पहला तो ये है कि इससे एक्यूरेट कॉस्ट हमें पता चल जाता है कि एज ऑन डेट मेरे एसेट का वैल्यू कितना है। और क्या होता है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, इनकम मेरा बढ़ गया, तो उसके अनुसार ही टैक्सेस होंगे ना। इनकम बढ़ गया तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम घट गया तो टैक्स घटेगा। एमालगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी में क्या होता है, कंपनी दुनिया में दो नाम बड़े फेमस है, या तो मर्जर होगा और नहीं तो स्प्लिट होगा। अगर मेरी दो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों को मैं अगर इकट्ठा करना चाहता हूं तो मर्ज कर दूंगा। और मेरे पास अगर एक ही बिजनेस है, जैसे रिलायंस एक बिजनेस है, कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, उस रिलायंस कंपनी में मल्टीफेसेट बिजनेस होगा, पेट्रोल का अलग बिजनेस है, फैब्रिक का अलग बिजनेस है, मोबाइल का अलग बिजनेस है, तो आज नहीं तो कल मैं उसको डिवाइड करूंगा, स्प्लिट करेंगे कंपनीज को, तो डिमर्ज करना होता है। तो मर्जर डिमर्जर जो है दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। सो कंपनी के स्टेटस, कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और क्या करने से इसको ज्यादा फायदा होगा, ये टाइम टू टाइम बिजनेस एंटिटी डिसाइड करती है, और उसके अनुसार उसमें एमालगमेशन ऑफ कंपनीज भी किया जाता है, दूसरे कंपनी को भी हायर करते हैं, ठीक है। गेटिंग लोन, हमारी जो बिजनेस एंटिटी की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके अनुसार हमें लोन मिलता है। अगर मैं बहुत बड़ा रेपुटेड आदमी हूं, मेरे पास कैश फ्लो बहुत है, मेरा इनकम बहुत है, तो लोन देने वाले मेरे पास चल के आएंगे, बोलेंगे आपको अगर लोन की इच्छा है तो मेरे से ले लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि ही इज हैविंग रीपेइंग कैपेसिटी, मैं उस लोन को लौटा सकता हूं, इसलिए वो मेरे पास वो चल के आएंगे। अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो तो हम बैंक में चल के जाएंगे और हमें उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे एसेट हैं, इस एसेट के अगेंस्ट में मुझे लोन दीजिए। दे विल डिसाइड वेदर टू गिव द लोन और नॉट टू गिव द लोन। सो कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन होती है वो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पर डिपेंड करती है, और उसी के थ्रू हमें लोन मिलने में आसानी होती है। एंड ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस आपका ट्रू पिक्चर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं गलतियां तो नहीं हो रही, कहीं रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इनको रूल आउट करने के लिए ऑडिटिंग तो की ही जाती है, राइट। अब जब वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इतना ही इंपॉर्टेंट है तो उसके कुछ मेथड्स भी होते होंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बहुत से उसके मेथड हैं। जब से बिजनेस एंटिटी इवॉल्व हुई है तब से कई प्रकार के मेथड भी इवॉल्व हुए हैं वैल्यूएशन के लिए, और ये सारे मेथड अपने अपने एरिया में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। जैसे आपको दिखाते हैं, एक है रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, एक है मार्केट वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, रियलाइजेशन वैल्यू मेथड, स्क्रैप वैल्यू मेथड, और भी मेथड है। इनमें से कुछ के बारे में हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो है बुक वैल्यू मेथड, बहुत पुराना मेथड है,
So under this method, the assets value is written in the company's book of accounts after deducting the depreciation. बुक वैल्यू मेथड में क्या होता है, हमारे पास कुछ असेट है, हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने 2 साल पहले खरीदा था, 2 साल बाद 25% 50% डिप्रिसिएशन कर दिए। पहले एक कंप्यूटर का वैल्यू 1 लाख रुपया था, अभी 2 साल के बाद से उसकी वैल्यू 50,000 हो गई है। सो वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। सो आज के डेट में उस कंप्यूटर का बुक वैल्यू 50,000 है, जो 1 लाख में पहले खरीदा गया था, उसमें डिप्रिसिएशन हो गया है 50,000 का। भले वो काम 1 लाख वाला ही कर रहा हो, लेकिन बुक वैल्यू उसका जो हो गया वो डिप्रिसिएट होकर के 55,000 हो गया, 50,000 हो गया। 3rd ईयर में उसका बुक वैल्यू 25,000 हो जाएगा। 4th ईयर में उसका बुक वैल्यू 0 हो जाएगा। वहां से आपको दूसरा तीसरा परचेज करना पड़ सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। सो बुक वैल्यू आप ध्यान दीजिए, कार का बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो इंश्योरेंस कराते हैं, आप नोटिस कीजिएगा एवरी ईयर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी वैल्यू कम चाहे ज्यादा करती है, वो जनरली डिप्रिसिएशन नहीं होता है। अगर आपने 1 लाख की कोई बाइक खरीद ली हो तो 2-3 साल बाद से जब आप जाएंगे तो वो शायद वो 60,000 का वैल्यू डिसाइड करेगा और उस 60,000 पर वो इंश्योरेंस डालेगा। दैट इज बुक वैल्यू। आपके उस आइटम का वैल्यू डिप्रिसिएशन के बाद से उतना ही बच गया है। सो वैल्यूएशन का एक मेथड है बुक वैल्यू मेथड। सेकेंड ऑप्शन मार्केट वैल्यू। दिस मेथड कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बेस्ड ऑन देयर करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। मार्केट वैल्यू अभी आपको हमने बताया कि अगर 5 साल पहले हमने 1 kg गोल्ड खरीदा तो 1 kg गोल्ड उस समय 25 से 30 लाख का होगा। कंपनी ने 1 kg गोल्ड खरीदा 25 लाख से 30 लाख में, अभी उसका 75 लाख उसका कॉस्ट हो गया है, एप्रिसिएट हो गया, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई। वो गोल्ड 1 kg से 5 kg नहीं हुआ, गोल्ड 1 kg था, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तो जब मार्केट वैल्यू बढ़ गई है तो जब वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज हम करेंगे तो उस पार्टिकुलर ईयर में उस जो गोल्ड हमने खरीदा था 25 लाख में, वो हम 75 लाख वहां का मेंशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। वो करंट वैल्यू के अनुसार हो गया है, मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है उसके अनुसार वो हो गया है। रिप्लेसमेंट वैल्यू। The replacement cost method is used for the cost of replacing the asset with similar asset at the current marketplace prices. This method is used for valuing those assets which are unique or difficult to value. कुछ आइटम हमारे पास एंटिक आइटम होते हैं, यूनिक आइटम होते हैं, कंपनी उसे बेचती नहीं है, उसको अपने पास सहेज करके रखती है। सो उस एंटिक आइटम जो होते हैं, एंटिक आइटम का वैसे तो एंटिक आइटम का कोई वैल्यू नहीं होता, भावनाओं से जुड़े होते हैं। बहुत जगहों पर आपने देखा होगा 100 साल पुराना कोई गाड़ी का मॉडल है और वो घर के सामने उस मॉडल को लगाया हुआ है। वो ये बताना चाहते हैं कि 100 साल पहले हम ये गाड़ी ओन करते थे, 100 साल पहले भी हम अमीर थे, आज भी अमीर हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको सब्स्टिट्यूट करना आसान है, मुश्किल है। और अगर उसको रिप्लेस करना पड़े, अगर वो 100 साल पहले वाले आइटम को रिप्लेस करना पड़ा एन के एन प्रकारेण, तो उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू बहुत आएगी, क्योंकि एंटिक है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने में कहीं मिलेगा, वो 1000 रुपये का नोट आज के डेट में ढूंढना पड़े मुश्किल काम हो जाएगा। 2000 नोट भी
गांव में आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया है, तो 2000 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो, इसको अगर ढूंढना पड़े मुश्किल काम हो जाएगा। 1000 का नोट हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक स्टोर करके अपने पास प्रिजर्व करके रखना चाहता हूं अपने बच्चों को दिखाने के लिए, तो हो सकता है कि 1000 के नोट के लिए आपको 5000 रुपीज भी पे करने पड़े, जो पहले 1000 का ही हुआ करता था। सो दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो ये भी एक मेथड है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का, राइट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, under this method the value of asset and liability are calculated on their original cost, but the changes in the market condition and their effect on the value of asset and liabilities are not recorded। देखिए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ये पुराना कॉस्ट मेथड है। 2 साल पहले हमने मोबाइल खरीदा था 50,000 रुपया में, हम आज भी 50,000 लिख रहे हैं। इम्प्रैक्टिकल हो गया है जी, इम्प्रैक्टिकल हो गया है, लेकिन मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ लोग पुराने जो है उसको मेंशन करना चाहते हैं, उसके अपने सिग्निफिकेंस है। तो इस मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट था उस आइटम का, उस गुड्स का, उस ओरिजिनल कॉस्ट को ही बट द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड। मार्केट में चेंज हो गया, बदलाव आ गए, रेट उसके फ्लक्चुएशन हो गए, किसी का रेट बढ़ गया, किसी का रेट घट गया, आपको कोई फर्क ही नहीं है, जो पहले वाला रेट था वही रेट आपने लिख दिया। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देन स्क्रैप वैल्यू मेथड, रद्दी वेस्टेज हो जाता है। This method is used by the company for those assets which the company does not use and the company wants to sell those assets at a very low price। अब ऐसा है कि 15-20 साल पहले कार खरीदी गई थी, व्हीकल्स खरीदे गए थे, वो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर BER हो गए हैं और उनसे अच्छी अच्छी गाड़ियां भी मार्केट में आ गई हैं, उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट ही बहुत हाई हो गए हैं। क्या करेंगे? हटाओ उसको, रद्दी समझ करके उसको फेंको, दूसरा लेकर के आओ। तो वो जब सेल होगा तो स्क्रैप वैल्यू में सेल होगा, वो केजी के हिसाब से सेल होगा। हमने जब कार खरीदा था तो पीस वाइज खरीदा था, एक पीस 1 करोड़ की थी, लेकिन जब स्क्रैप में उसको बेचेंगे तो भगवान जाने 50,000 से 1 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस समय उसमें क्या लिखते हैं? उस समय स्क्रैप वैल्यू ही लिखेंगे, उस समय उसका ओरिजिनल वैल्यू नहीं लिखेंगे। जो कंप्यूटर हम 1 लाख में खरीद रहे हैं, 4 साल 5 साल बाद से जब हम उसको स्क्रैप में बेचते हैं तो 100 रुपीज 200 रुपीज मिलती है। एलईडी टीवी जो है, एलईडी टीवी 100 इंच का ले लीजिए, आराम से आपको 1 लाख के आसपास में मिल जाएगा। इनकेस वो नहीं चला, चाहे वो खराब हो गया, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ऊपर जा रही है, अगर आप उसको बेचने चलेंगे 300-400 रुपीज मिलेंगे। उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू मेथड, क्योंकि अब आप उससे आपकी टीवी का पर्पस फुलफिल नहीं होता, यू हैव टू बाय अनदर टीवी। तो उसको कहां रखेंगे और क्यों रखेंगे, कब तक रखेंगे और किस लिए रखेंगे, आगे वो कभी काम नहीं आने वाला है। इसलिए थ्रो इट आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्क्रैप वैल्यू। सो उसको स्क्रैपिंग करने के लिए 100-200 रुपए कबाड़ी में उसको बेच देते हैं, उसको स्क्रैप वैल्यू मेथड कहते हैं। amortized cost method, this method is used to value the company's liability on cost of the borrowing including the interest and other। so ये जो है amortized cost method स्पेसिफिकली लाइबिलिटीज के लिए यूज होता है। कहीं से हमने लोन लिया 100 करोड़, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन हो चाहे शॉर्ट टर्म पेमेंट लोन हो, ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल बाद हम उसको लोन रिपे करना शुरू करें, लेकिन इंटरेस्ट तो उसका बढ़ रहा है ना। तो अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है तो 2 साल के बाद से जब हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स एंड अकाउंट्स में, तो जो 100 करोड़ है वो 120 करोड़ का तो कम से कम हो गया होगा।
तो लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, 100 करोड़ से 120 करोड़ हो चुकी है। वो रियल फिगर है आपका, भले आप लौटा रहे हैं, भले आपको लौटाने का जो प्रोसेस है वो 5 साल पहले बाद में हो। सो इस सिस्टम को, इस मेथड को अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड कहते हैं। इसमें इंटरेस्ट वगैरह, फी वगैरह इसमें इंक्लूडेड होता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, it is used for valuing long term assets like investment and considers the time value of money and expected future growth. This method mainly calculated the present value of future cash flow. So ये discounted cash flow method है। discounted cash flow method में क्या होता है, अगर कहीं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी खड़ा करते हैं, तो सडनली हमारा प्रोपोर्शनेट इनकम नहीं होता है। फर्स्ट ईयर में शायद वो बिजनेस को सेटअप करने में ही टाइम निकल जाए, सेकेंड ईयर से कुछ इनकम आएगा, थर्ड ईयर से इनकम बढ़ जाएगा, फोर्थ ईयर से सबको पता चल गया कि पतंजलि का मेडिसिन बहुत अच्छा होता है, पतंजलि का सोनसु आइटम बहुत अच्छा होता है, पतंजलि का रिलायबिलिटी अच्छी होती है। ये कहाँ, ये 2-4 साल 5 साल में बढ़ा है, तब जाकर के मार्केट बढ़ेगा, तब जाकर के उसका कैश फ्लो बढ़ेगा। लेकिन तब तक के लिए क्या होगा, तब तक के लिए तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो ही है। तो ये भी एक मेथड है वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के लिए। वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करना इसलिए आवश्यक है ताकि पता चल सके कि एज ऑन डेट उस बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमारा जो पहले का एसेट था वो डिप्रिसिएट होकर के कहां पे रह गया, हमारी जो लायबिलिटी थी वो एप्रिसिएट होकर के कहां पे रह गई, और ये दोनों मिल करके फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द एंटिटी डिसाइड करते हैं। सो ये जो एसेट एंड लायबिलिटी वाला जो ये वैल्यूएशन है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको में हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसको अकाउंटिंग प्रोसेस में ऑडिटर को ये दिया गया है। ऑडिटिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, auditing is part of accounting, and valuation of assets and liability is the part of accounting itself, part of auditing itself. So इससे हमें बिजनेस एंटिटी का एवरी ईयर फाइनेंशियल हेल्थ पता चलता है। फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, इंप्रूव हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये चैप्टर कैसा लगा आपको? इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। वैसे ये कॉमर्स का चैप्टर है, थोड़ा बहुत इसमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं समझने की, हमने इसको बड़ी आसानी से डिस्कस करने का प्रयास किया। कहां तक हम सफल हुए, कमेंट बॉक्स में आप डालें। आपका दूसरा चैनल एसीकेजी 2.22, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में इसी तरीके से कुछ नए टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एसीकेजी स्टडीज एंड एसीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।